Hello everyone, welcome to our study 4 AM। दोस्तों हमारा चैनल का अब नाम जो है स्टडी 4 AM हो गया है। हालांकि आपको अभी ये विश्व शिक्षालय दिखा रहा होगा, तो वो चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ समय लगेगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 2 मतलब 1.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे प्रश्न हैं वो दिए हुए हैं। इस प्रश्नों में हमें जो है 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तीसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, 1/√2, 7/√5 और 6 प्लस 2 रूट 2। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा होगा कि इन तीनों ही प्रश्न में वो हमसे अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, साथ ही साथ ये हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, और इनको सिद्ध करने के लिए एक दो थ्योरम्स और कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और वो थ्योरम्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर होते क्या हैं ये जानेंगे। देखो बच्चों, कोई भी संख्या जो p अपॉन क्यू फॉर्म में हो, माना कि r कोई ऐसा संख्या है जो p अपॉन क्यू फॉर्म में हो, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एंड p और q जो है, एंड p कॉमा q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर होने जाने, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होने चाहिए। समझ में आया कि कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू फॉर्म में हो और q की वैल्यू 0 ना हो, और p और q जो है इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 4, -2 नहीं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, या -1 -2 -3 -4 -5, 0 भी हो सकता है। कौन? q 0 हो सकता है, बट सॉरी p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q फॉर्म में हो वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी पॉइंट इसी के बाद ये और होना चाहिए, बट जो ये p और q हैं ये जो है एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए। ये जो है क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब कहें बच्चों, मतलब p और q का जो एचसीएफ है वो एक होना चाहिए। ठीक, p और q ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनके बीच बीच सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर एक होना चाहिए और कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो आपके नंबर जो है, ऐसी संख्या आपकी प्राइम सॉरी रेशनल नंबर होने चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बच्चों, 0 क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। 1 आप कह सकते हैं क्योंकि 1 को ये लिख सकते हैं, 0 को भी तो ये लिख सकते हैं, है ना। 2 3 4 ऐसे कई सारे नंबर जो हैं होंगे। 2/3, 4/5, 3/4, -2/3, 6/-5, ऐसे कई सारे नंबर। देखो p अपॉन क्यू फॉर्म में, p अपॉन क्यू फॉर्म में अगर आप 4/0 कर देंगे ये नहीं होगा, क्योंकि 0 के भाग देने पर सॉरी, तो ये जो 0 का भाग देने पर ये अनडिफाइंड हो जाता है, वैल्यू इसकी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है q बराबर 0 नहीं लिया जाता। तो समझ में आ गया कि कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं।
क्लियर हुआ? ये तो रहा परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम कहें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो इसमें लिख सकते हैं बच्चों, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती। तो वो संख्याएं जो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो आप ले लें √2, क्योंकि इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि P√2 जो है आपका इंटीजर नहीं है, है ना, ये इंटीजर नहीं है। अपॉन 1 तो कर सकते हैं, तो ये तो आपका इंटीजर है, बट √2 आपका इंटीजर नहीं है। क्लियर? ऐसे ही √3, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है, और 1.4 1 2 3 5 6 इस तरह से ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद कभी खत्म ना हो, रिपीट ना हो, रिपीट भी ना हो, तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कहते हैं या डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या अपरिमेय संख्या हो गई। तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय होती है, बट सभी नहीं। अगर हम 4 को देखें तो 4 आपका क्या है, इसको 2 लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है बच्चों, ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये प्राइम नंबर होगा, ज्यादातर प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसका वर्ग ना हो, ऐसी संख्या अंदर ना हो जो वर्ग करके बाहर आ जाए, तो वो आपका प्राइम नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि √9 लिख दें तो ये तो 3 होता है, 3 तो आपका रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नहीं होगा ना। तो समझ रहे? √15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अब ये बात क्लियर हुई कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा बुक की तरफ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो ये वही चीज लिखी है अपरिमेय संख्याओं के बारे में, कह रहा है कि एस अपरिमेय संख्या कहलाती है, कोई भी एक संख्या एस अपरिमेय कहलाएगी यदि उसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q की वैल्यू 0 ना हो। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, √2, √3, √15, पाई, -2/√3, और इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं, अपरिमेय नंबर हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हुआ? तो आप फेमिलियर हो चुके हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। अब एक थ्योरम है जिसे जानना जरूरी है, ठीक है। इसको सिद्ध करने की हमें जरूरत नहीं है, बट इस थ्योरम को समझना जरूरी है कि ये थ्योरम कह क्या रही है। कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। हम मान लेते हैं कि P एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P जो है वो a को भी विभाजित करेगी, ये थ्योरम कहती है। क्या कहना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। माना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, 2 आपका प्राइम होता है, 3 होता है, 5 7 11 13, है ना, इस तरह से प्राइम नंबर होते हैं। तो थ्योरम ये कहती है कि ये जो प्राइम नंबर हैं किसी संख्या ऐसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 5 की, हम बात करें 5 अगर 25 को डिवाइड करे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, ठीक है। यानी कि ये 5 जो है 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये 5 जो है इस 5 को भी डिवाइड करेगा। देख लो, क्या 5 5 को डिवाइड करता है? यस, पूरा पूरा करता है। ऐसे ही अगर हम 9 की बात करें, यदि 9 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 3, ये जो 3 है ना, इस 3 को भी डिवाइड करेगा।
तो वो यही कहता है कि ए स्क्वायर कोई ऐसा नंबर है जिसे पी डिवाइड कर रहा है, तो ए जो है वो पी से भी डिवाइड होगी। ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये थ्योरम कह रही है। इसका यूज आगे हम करेंगे। तो ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एनसीईआरटी के उदाहरण हैं जिसे प्रमेय के रूप में देख सकते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी देखते हैं तो भी आपको ये याद होना चाहिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे? ठीक है, देखो अपरिमेय करने का सिद्ध कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ना ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम सोल्यूशन देखें। तो अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है √2 को। तो हम मान लेते हैं, माना कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम मान लिया कि √2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना, अगर √2 परिमेय संख्या है तो √2 को परिमेय संख्याओं की जो कॉन्सेप्ट हैं या जो उनके फार्मूले जो है वो फॉलो करना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो अब हम जो है √2 की प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो परिमेय है या नहीं है। ठीक, यदि √2 आपका एक परिमेय संख्या है तो √2 को तो p/q फॉर्म में होना चाहिए, है ना, जहां पर p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कहता है परिमेय संख्या की डेफिनेशन। ठीक, अगर p और q परिमेय संख्या है तो p और q का जो फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा p और q का, इसको रफ कर देते हैं। p और q का जो HCF होगा, ये ले लीजिए, HCF 1 होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यदि √2 परिमेय संख्या है तो इनके HCF 1 होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे हम लिख सकते हैं कि √2 इंटू क्यू इक्वल टू पी लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4q² इक्वल टू p²। नहीं, यहाँ पर 2 ही रहेगा, √2 है तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²/2। तो जो अभी अभी हम लोगों ने जो थ्योरम देखी थी उसमें क्या कहा था, यदि 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रमेय से प्रमेय से क्या कहेंगे कि प्रमेय से आप बच्चों कह सकते हैं कि जब प्रमेय से क्या था कि यदि p² डिवाइड बाय 2 तो 2 जो है वो p को भी 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये समझ में आया। यही तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, यदि कोई नंबर, यदि कोई प्राइम नंबर किसी p² को डिवाइड कर रहा है या a² को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर जो है उस p को या a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, यदि आगे क्या लिखेंगे, देखो अब आपने ये जानते हैं, 9th में पढ़ा होगा कि यदि कोई नंबर किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका एक कॉमन फैक्टर होता है। तो क्या होगा, 2 जो होगा वो p का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। क्लियर, ये बात समझ में है। यदि कोई संख्या, जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देखें बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें 4 को क्या डिवाइड करता है, 2 करता है ना। अगर इसके गुणनखंड देखें हम 4 के तो 2 इंटू 2, इसका मतलब जो संख्या 2 4 को डिवाइड कर रही है वो उसका एक गुणनखंड के रूप में भी है।
और भी कोई संख्या ले ले, जैसे कि आप 15 ले लो, 15 को आप 3 से डिवाइड कर दें तो 5 होता है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि यदि कोई संख्या किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर रही है तो वो नंबर उस संख्या का एक गुणनखंड होना चाहिए। तो 15 के गुणनखंड करें तो 3 गुणे 5 ही तो होता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक गुणनखंड है। ये बात समझ में आ गई कि p जो है, p का जो है दो एक गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड होगा, वो वेनिश नहीं लगाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो दो जो होगा p का एक गुणनखंड होगा। ठीक, हमने जो यहाँ पर अब लिखा है ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक, अब चूंकि p 2 को डिवाइड करेगा, इसका अगर गुणनखंड है तो p 2 को डिवाइड करेगा। अगर p को डिवाइड करने पर कुछ तो नंबर आएगा, कोई तो भागफल आएगा। सपोज दैट वो भागफल c आया, तो अब हम यहाँ ऐसे p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2c। अब जो है इसको p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4c² आएगा। तो यहां से c² निकालें तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, p का मान रखा ना, तो यहाँ पर 2q² था ना, सॉरी, ये यहाँ पर समीकरण 1 में 2q² था। तो 2q² इक्वल टू 4c²। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो q² इक्वल टू मिला 2c²। तो c² इक्वल टू q²। ठीक, अगेन पुनः आप देखें कि यदि 2 q² को डिवाइड कर रहा है, वही जो अभी कॉन्सेप्ट जाना है, तो 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो q का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो आपने क्या देखा, देखो अब क्या हुआ बच्चों कि p का भी गुणनखंड 2 है और q का भी गुणनखंड 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q का कॉमन फैक्टर और क्या हो सकता है, एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। तो हम लोगों ने क्या कहा, और हम लोगों ने क्या माना था कि p और q का जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 हो रहा है। ये तो परिमेय संख्या की जो हमने डेफिनेशन लिखी तो उसके तो अगेंस्ट आ रही ना, उसका तो ये विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः जो हमने माना था √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने जो माना था, देखो एक बार हम फिर दोबारा बोल देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। इन्होंने कहा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। हम लोगों ने माना कि √2 अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि √2 परिमेय संख्या है तो √2 को इस फॉर्म में होना चाहिए, p/q फॉर्म में। यदि p/q फॉर्म में है और एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का HCF 1 होना चाहिए। ठीक, अब हम लोगों ने सिद्ध किया ये कि अगर, तो इसको लिख सकते हैं, उसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो √2 इक्वल टू p दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो 2q² इक्वल टू p², q² इक्वल टू p² अपॉन t। 2, हम लोगों ने थ्योरम में क्या देखा था कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर वैल्यू को कट कर रहा है तो वो उस वैल्यू को भी करेगा डिवाइड। ठीक, यदि कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका एक गुणनखंड होता है, यदि पूरा डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 जो है p का एक गुणनखंड होगा। फिर हमने जो है p की वैल्यू 2c मान ली कि p/2 को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो इसको सोल्व किया। तो यहाँ से जब सोल्व किया तो हमने देखा कि जो 2 जो है वो q² को भी डिवाइड कर रहा है। यदि 2 q² को भी डिवाइड कर रहा है बच्चों तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। अब जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है पूरा तो वो उसका एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है। यानी कि 2 जो है q का भी गुणनखंड है। अब देखो p का गुणनखंड 2 भी है और q का भी गुणनखंड 2 है। यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए, इसको भिन्न के रूप में लिखें तो कुछ ना कुछ इस तरह से होगा। यानी कि इन दोनों में 2 और कॉमन फैक्टर मिल गया है। लेकिन रेशनल नंबर और परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये कहती है कि उनका जो
एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। यहाँ तो अब इनका एचसीएफ देखें तो इस हिसाब से तो एचसीएफ 2 आ रहा है, अर्थात हम लोगों ने जो माना कि √2 परिमेय संख्या है वो गलत विचार था, गलत धारणा थी। तो जब कोई संख्या परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय होगी। क्लियर हुआ होगा? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह से इसको भी सिद्ध करेंगे कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी करते हैं। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हम वही मान लेते हैं कि √3 जो है, माना कि √3 जो है अपरिमेय नहीं, √3 जो है एक परिमेय संख्या मानते हैं। अब हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, ऊपर लिख चुके हैं सेम तरीके से। ठीक, हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। यदि √3 परिमेय संख्या है तो √3 को जो है a/b ले लेते हैं। a/b फॉर्म में होना चाहिए, जहां a, b क्या हो, इंटीजर, और v की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि, और अब मान लेते हैं कि a, b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है और इसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक, ए और बी ऐसे हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। तो बस अब हमें यही दिखाना है कि एक ही गुणनखंड है या एक से अधिक गुणनखंड है। यदि ए और बी के मात्र एक ही गुणनखंड आ रहा है तो वो परिमेय होगी, और एक से अधिक अगर गुणनखंड आ रहे हैं, एक के अलावा कोई और गुणनखंड आ रहा है ए और बी का, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वो अपरिमेय होगी। अब देखते हैं, इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो इसे लिख सकते हैं बच्चों √3 इंटू बी इक्वल टू ए। स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग कर दें। ठीक है, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3b² इजिकल टू a²। तो यहाँ से b² इजिकल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a²/3। 3 क्या है? 3 एक आपका अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। अभी अभी जो थ्योरम हम लोगों ने पहले जानी थी उसमें क्या लिखा था कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी संख्या को, वर्ग वाली संख्या को डिवाइड कर रहा है तो वो संख्या उस संख्या के जो वर्ग क्या है उसको भी डिवाइड करेगा। मतलब यदि कोई प्राइम नंबर a² p है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और वो a² को डिवाइड कर रही है तो वो a को भी डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या है कि a आपका प्राइम नंबर है, ये a² को डिवाइड करे, इसका मतलब क्या कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 जो है वो a का एक गुणनखंड होगा। ठीक, यही तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है। अब इसके आगे इधर देख लेते हैं। अब चूंकि a को 3 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने पर कुछ तो आएगा। सपोज दैट वो k आया, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर हम देखें तो a इक्वल टू 3k, ये इक्वेशन 1 मान लें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में रख दें, तो 3v² इजिकल टू क्या हो जाएगा, 9k²। 3 से 3 9 को काट देगा तो b² इजिकल टू आएगा 3k², और यहाँ से k² हम देखें तो ये आएगा b²/3। क्लियर? अब आप देखो फिर वही थ्योरम यूज होगी कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी b² को डिवाइड कर रहा है तो वो, यानी कि 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई नंबर किसी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करता है वो नंबर उस संख्या का एक गुणनखंड होता है। इसका मतलब 3b का गुणनखंड होगा। तो आपने देख लिया कि 3 जो है, अतः हम कह सकते हैं कि 3 a, b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये आप लिख लेना। तो हम कह सकते हैं क्या, कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पर हमने तो ए और बी का एक और गुणनखंड आ गया ना, सिर्फ एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 भी आ गया। तो इसका मतलब कि जो हमने विचार माना था कि √3 परिमेय संख्या है वो गलत माना था, इसलिए √3 जो होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट कुछ पॉइंट, ये कुछ पॉइंट है, ये आपको लर्न नहीं समझ लो, याद हो जाएंगे। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। कह दिया कि 3 मान लिया कि कोई संख्या है, ठीक, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई हम अपरिमेय संख्या जोड़ दे, सपोज √2 जोड़ दे, अब क्या होगा, अब ये संख्या किस प्रकार की होगी, क्या ये संख्या अपरिमेय होगी या परिमेय होगी, तो ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही अगर हम 3 माइनस √5 कर दें तो क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या कह रहा है, यही ये थ्योरम कह रही है, यदि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो वो जो होगी संख्या वो भी अपरिमेय संख्या होगी। ये बात क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है। शून्येतर परिमेय संख्या क्या है, मतलब शून्य को छोड़कर, इसका मतलब है शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्य को छोड़कर, शून्य भी तो एक परिमेय संख्या है, तो यानी कि शून्य परिमेय संख्या को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या को, जैसे कि -2 ले लिया, तो किसी भी संख्या अपरिमेय संख्या से गुणा कर दे तो ये आपकी अपरिमेय ही होगी, ठीक है। जैसे कि 2 में भाग दे दें तो भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। अगर आप 0 ले लेते और किसी का कर देते तो ये तो 0 ही आता, तो ये तो 0 तो अपने आप में एक परिमेय संख्या होगी ना। तो ये 2 पॉइंट समझ में आए, क्या कहा गया है इसमें, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये वाला भी कर लेते हैं। कह रहा है कि √5 माइनस √3, कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपने देखा कि 5 अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, 5 जो है अपने आप में परिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपने आप में अपरिमेय संख्या है। अभी अभी हम लोगों ने पॉइंट किया जाना कि यदि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या घटा दें तो वो अपरिमेय ही संख्या होती है। ये तो बात हमें पता होगी कि ये अपने आप में अपरिमेय संख्या है, बट इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, उसी के नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है। चलो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या होगा। वही कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि अपरिमेय सिद्ध करना, तो इसको हम परिमेय मानते हैं। भाई माना कि 5 से √-3 जो है वो अपरिमेय ना होकर हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्या माना कि एक परिमेय संख्या है, बाकी परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 को जो है वो भाई a/b फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर a और b पूर्णांक हो और b की वैल्यू 0 ना हो। ये अब लिख नहीं रहे हैं, आप समझ चुके हैं, क्लियर। अब वही सिद्ध करेंगे, ठीक। अब जो है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 माइनस a/b इक्वल टू √3, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अच्छा देखो, यहाँ पर आप देखो 5 आपका क्या है, 5 जो है अपने आप में परिमेय है, ठीक, समझना ढंग से, 5 परिमेय संख्या है और ये भी क्या है, हमने इसको भी तो माना था कि ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो ये पूरी अपने आप में क्या होगी, ये जो है पूरे अपने आप में परिमेय हो गई, ठीक है। यानी कि किसी परिमेय संख्या से कोई परिमेय संख्या घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो वो एक परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक। अगर ये पूरा माइनस करने पर ये पूरा परिमेय आएगा तो √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, है ना। लेकिन √3 परिमेय कहाँ है, इसको तो हम सिद्ध कर चुके ना, √3 तो अपने आप में अपरिमेय है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं भाई, ये तो हमने देखा कि किसी, ये आपका परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाते तो परिमेय संख्या आती है। तो यहाँ पर जो इसको घटाने पर हमें यहाँ जो मिलना चाहिए वो परिमेय संख्या मिलना चाहिए। बात गहरी है, समझना, ठीक है। एक बार फिर और क्लियर कर देंगे, तो किसी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाते तो हमें परिमेय संख्या मिलनी चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ तो √3 है और √3 तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम लोगों ने ये माना कि 5 माइनस √3 वो परिमेय ना होकर अपरिमेय होगा,
ठीक है, वो एक अपरिमेय संख्या होगी भाई, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये √3 अपरिमेय है, और किसी परिमेय से अपरिमेय घटा दें तो वो अपरिमेय ही होता है। क्लियर हुआ? एक बार और बता देते हैं, इसको एक बार रफ कर देते हैं, फिर ढंग से दोबारा सुने। इसे रफ कर देते हैं एक बार और, क्लियर से आराम से करते हैं। ठीक है, हमने बताया कि 5 माइनस √3 को मान लिया कि 5 माइनस √3 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है 5 माइनस √3, तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये कहती है कि P अपॉन Q फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम सोल्व करें तो इसको 5 माइनस P अपॉन Q को इधर ले लें और √3 को उधर भेज दें तो ये √3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 5 अपने आप में परिमेय संख्या है, P अपॉन Q भी परिमेय संख्या है, अर्थात ये टोटल संख्या जो है, इसको माना कि 5 से अगर आप 2 घटाएंगे तो 3 आया, 3 अपने आप में परिमेय है, यानी कि किसी परिमेय संख्या से कोई परिमेय संख्या घटेगा तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? परिमेय आना चाहिए। लेकिन हमारा रिजल्ट परिमेय ना आकर √3 आया, तो √3 जो है ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय है। ठीक, ये बात 100% आपके माइंड में अब सेट हो गई होगी। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक, अब आपको पता है कि 5 से परिमेय घटाया तो √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या आ गई। ठीक, अब √3 अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 माइनस √3 जो है, अब जब √3 अपरिमेय संख्या है और किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या आना चाहिए? अपरिमेय ही तो आता है। ठीक, इसका मतलब 5 माइनस √3 क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। इसको भी सेम वही प्रोसेस से करेंगे कि मान लेते हैं, इसको ढंग से सुनना, सोल्यूशन अगर हम देखें, ठीक, हम लिखेंगे कि माना, लिखना नहीं है, मान लिया कि √3 जो है वो आपका एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, माना कि √3 एक 3√2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको जो है P अपॉन Q फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P अपॉन Q फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको, अब इसे अगर हम सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P अपॉन 3Q, ये लिख सकते हैं। अब देखो, चूंकि 3 जो है, चूंकि ये 3 जो है A और B पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर देखो 3 P और Q क्या है? ये पूर्णांक ही तो है। ठीक, ये तीनों पूर्णांक हैं। अब आपको ये पता है कि जैसे कि आप 2 ले लो, गुणे 3 ले लो, गुणे 2 ले लो, इसको सोल्व करेंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक, तो क्या हो रहा है कि जब कोई ये तीनों अपने में अब में पूर्णांक हैं, इनको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगी? एक परिमेय संख्या ही तो देगा। समझना बात को। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया कि 6 हमने ले लिया, 6 में हमने 2 इंटू 3 का कर दिया, ये तीनों ही अपने आप में पूर्णांक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 अपॉन 1, यानी कि क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आ गई। यानी कि जब पूर्णांकों को भाग देंगे तो वो अपने आप में परिमेय संख्या देगा। लेकिन हमारा रिजल्ट परिमेय आना चाहिए था, लेकिन आगे √2, और √2 अपने आप में क्या है? अपरिमेय है। ये बात तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, √2 अपरिमेय है, ये बात हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अर्थात हमने जो माना था 3√2, तो अब वो क्या हो जाएगा? जब वो परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, तो ये √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2, अब आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट जान चुके हैं।
कर चुके हैं। अब आप इन सवालों को चुटकियों में उड़ा देंगे। √5 सेम वही √2 √3 वाला स्वयं क्या था वैसे ही करेंगे। ये भी सेम प्रोसेस से ये सारे के सारे अब आप करने लायक हो चुके हैं। सो अब इनको आपके लिए होमवर्क हो गया है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सोल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है। सो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक लिंक या चैनल को शेयर कर दें। तो जो हमारे लिए एक रिवॉर्ड होगा, आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। सो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।